Hello, replicators. Welcome back to Replicating Minds once again. Today, in lecture number 9 of evolution, हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी की और फाइलोजेनेटिक ट्री की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। फिर हम बात करेंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है एक फाइलोजेनेटिक ट्री को क्रिएट करने के लिए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। तो आइए सबसे पहले हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के बारे में। तो आपको फाइलोजेनी टर्म का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स विच डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर। राइट, मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि एक स्पीसीज है, स्पीसीज ए। ओके, आप क्या करना चाहते हैं, आप इस स्पीसीज की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि ये कैसे इवोल्यूशन इसका हुआ है। ओके, कौन कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स आए हैं और ये किस एंसेस्टर को बिलोंग करता है, इसका एंसेस्टर क्या है, इसका एंसेस्टर क्या है। राइट, तो अगर आपको किसी स्पीसीज की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जाननी हो या आपको दो स्पीसीज के बीच में कंपैरिजन करना हो, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज हैं। अगर आपको कंपैरिजन करना हो कि क्या ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ओके, अगर रिलेटेड हैं तो कितने क्लोजली सिमिलर हैं, कितना सिमिलैरिटी शो करते हैं और क्या ये एक ही एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं, तो इन सब तरह की चीज़ों को स्टडी करने के लिए आप क्या स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। ओके, तो जो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी की हम स्टडी करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बिटवीन स्पीसीज। ओके, जैसे कि आप ट्री का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, है ना, और वो सारे ब्रांचेस एक ही रूट से कनेक्टेड होते हैं। राइट, जैसे ये मान लीजिए ट्री है। ओके, तो आप देखते हैं ना कि इसमें अलग अलग ब्रांचेस निकली होती है। राइट, इस तरीके से ब्रांचेस निकली होती है, तो ये सारे के सारे ब्रांचेस किससे कनेक्टेड है, एक ही सिंगल रूट से कनेक्टेड है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है उसमें भी एक रूट होता है। ओके, और इस रूट से ही अलग अलग स्पीसीज कनेक्टेड होती है। ये रूट का मतलब होता है एंसेस्टर, मतलब कि इन स्पीसीज का, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी, जिनको आप स्टडी कर रहे हो वो सारे के सारे एक ही एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं या नहीं, ये आप एक फाइलोजेनेटिक ट्री को क्रिएट करके बता सकते हो। ओके, तो इफ़ यू वांट टू स्टडी द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज यू शुड क्रिएट अ फाइलोजेनेटिक ट्री। अब बात करते हैं कि फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी है, अब मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी की स्टडी करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो सो यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन। ओके, एंड द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंस विच इज़ यूज टू क्रिएट अ फाइलोजेनेटिक ट्री। अब आप रिलेशन कैसे बताएंगे अलग अलग स्पीसीज में कि स्पीसीज ए जो है वो स्पीसीज बी के साथ सिमिलैरिटी शो करता है या सिमिलैरिटी शो नहीं करता, ये कैसे आप बता पाएंगे, जब आप तब बता पाएंगे जब आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आपको मिलेगी, वो मिलेगी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के सीक्वेंस से। तो आपको दोनों ही स्पीसीज के सीक्वेंस पता होने चाहिए। ओके, दोनों ही स्पीसीज के सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकता है वो, या प्रोटीन सीक्वेंस भी हो सकता है। दोनों में से आप कोई भी सीक्वेंस यूज करके दोनों में सिमिलैरिटी बता सकते हैं। ओके, अब ज़्यादा अच्छा कौन सा सीक्वेंस माना जाता है कंपैरिजन के लिए, ये भी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, जिससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको
न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सीक्वेंस पता होना चाहिए अगर आपको मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी स्टडी करनी है स्पीसीज के बीच में, राइट। अब हम न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि दे आर द इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स, है ना। ये इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि देखो, आप बोलते हो जैसे अगर हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड हम क्यों ले रहे हैं, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है आपका डीएनए या आरएनए। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग्स, ओके, है ना। डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड। आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड। ये सारी काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल नो दीज बेसिक थिंग्स, ओके। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग जाकर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्लासेस हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप इन सब चीज़ों के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर इन बेसिक चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं, ओके। खैर, हम वापस यहाँ पर आते हैं। तो जो डीएनए आरएनए होता है वो क्या होता है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, एट दे बोथ आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर रहते हैं तो ये दोनों कुछ इस तरीके से, जी टी जी सी 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 टी जी ए सी, राइट। इस तरीके से कुछ पॉलीमर होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स का। तो ये एक एक चीज़, एक एक क्या है ये एक एक न्यूक्लियोटाइड्स है। जी क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। टी एक न्यूक्लियोटाइड है, राइट, ओके। तो अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड है तो ये आरएनए होगा, और अगर ये डबल स्टैंडर्ड है कुछ इस तरीके से तो ये क्या होगा? डीएनए होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर है, राइट। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये डीएनए हो गया। अब इससे क्या बनता है? इससे बनता है आरएनए, राइट। तो आरएनए बनेगा तो वो फिर कुछ इस तरीके का होगा, सिंगल स्टैंडर्ड, ओके। अब इसके बाद आपको पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? एक अमीनो एसिड, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? जेनेटिक कोड बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो? देखो, ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें, बट बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है हमेशा, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले कन्फ्यूज़न दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक क्या कहलाता है? ये कहलाता है जेनेटिक कोड, ओके। और एक जेनेटिक कोड में देर आर 3 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। तो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक जेनेटिक कोड रिप्रेजेंट करते हैं, या कोडोन बोल सकते हो। एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या करते हैं? एक अमीनो एसिड को एनकोड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट कोडोन, जिसमें फिर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ये एक दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेंगे। समझ रहे हो इस चीज़ को? उसके बाद जो नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये फिर एक तीसरे अमीनो एसिड को कोड करेंगे, राइट। तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका, बहुत सारे अमीनो एसिड को जो मिलके बनेगा, ये हो जाएगा आपका प्रोटीन का सीक्वेंस, है ना। तो जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, किसी भी स्पीसीज के जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो आप या तो न्यूक्लिक एसिड को कंसिडर करोगे या तो आप प्रोटीन को कंसिडर करोगे, है ना, क्योंकि वहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। तो वो आप सीक्वेंस यूज करते हो, या तो न्यूक्लिक एसिड या तो प्रोटीन, ओके। और फिर आप क्या करोगे? दो अलग अलग स्पीसीज के सीक्वेंस को कंपेयर करोगे। कैसे? वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ द फाइलोजेनेटिक ट्री इज क्रिएटेड यूजिंग न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंस। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है, प्रोटीन सीक्वेंस क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। तो अब हम कैसे इन सीक्वेंसेस को यूज करके फाइलोजेनेटिक ट्री क्रिएट कर सकते हैं? तो बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो सीक्वेंसेस होते हैं ये भाई कहाँ से आपको मिलेंगे? फ्रॉम वेयर यू विल गेट द सीक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, है ना। तो देखो, आपको पता है कि ऑलमोस्ट ऑल द स्पीसीज विच आर नोन, ओके, बाय अस, जितने भी स्पीसीज हम जानते हैं कि इस अर्थ पर प्रेजेंट है, जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं जिनके बारे में, तो उन सब के सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, है ना। सबकी सीक्वेंसिंग हमने कर दी है जिनको भी हम जानते हैं। और वो सारे सीक्वेंसेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं एनसीबीआई पर, ओके। एनसीबीआई, नेशनल सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ओके। ये एक ऑनलाइन सर्वर है, ओके, वेबसाइट है, या आप डेटाबेस बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस। इसमें बहुत सारे आपको डेटाबेस मिल जाएंगे, लिटरेचर डेटाबेस, सीक्वेंस डेटाबेस, ओके।
सीक्वेंस डेटाबेस में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, राइट। तो जो लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स से थोड़ा बहुत बिलोंग करते हैं तो वो एनसीबीआई के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो सीक्वेंसेस होते हैं, राइट, हम एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे कि मान लो कि हम बात करते हैं कि जो हम ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस आर वेरी वेरी सिमिलर एंड बिलोंग्स टू एप्स। एप से या चिंपैंजी से बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो ये कैसे पता चला होगा, है ना? तो पहले क्या हुआ होगा, पहले इन दोनों का ही हमने क्या किया होगा, जीनोम, होल जीनोम को आइसोलेट किया होगा। ओके, मतलब टोटल जेनेटिक कंटेंट ह्यूमन से और एप से आपने क्या किया, आइसोलेट कर लिया, राइट। ओके, तो उसके बाद आइसोलेशन के बाद आपने क्या किया कि होल जीनोम की सीक्वेंसिंग की, दोनों ही स्पीसीज की, ह्यूमन से भी और एप से भी आपने क्या किया, दोनों के ही होल जीनोम को सीक्वेंस कर लिया। अब आपके पास क्या है कि ह्यूमन का भी होल जीनोम सीक्वेंस है और एप्स का भी होल जीनोम सीक्वेंस है, राइट। सीक्वेंसिंग करने के बाद जिस भी स्पीसीज की सीक्वेंसिंग हो जाती है, जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाती है, आप उसको क्या करते हो, एनसीबीआई पे फीड कर देते हो, डेटाबेस को फीड। ये क्या है, सीक्वेंस क्या है, एक डेटाबेस है। तो जो जो सीक्वेंस होते चले जाते हैं एनसीबीआई पर, वो सीक्वेंस फीड कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से एनसीबीआई पर ऑलमोस्ट ऑल द स्पीसीज जो भी नोन है हमारे लिए, सबके सीक्वेंसेस अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे सीक्वेंसेस को, डाउनलोड द सीक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एंड एप्स। ओके, आप ह्यूमंस और एप्स के सीक्वेंसेस को डाउनलोड कर लोगे। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ किस तरीके से आप यहाँ पर सिमिलैरिटी पता कर सकते हो कि दोनों एक दूसरे से सिमिलर है कि नहीं। एक बार आपने दोनों का जीनोमिक डीएनए का सीक्वेंस डाउनलोड कर लिया, फिर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है, ये जो सीक्वेंस होता है ये होता है फास्टा फॉर्मेट में, राइट। फास्टा एक फॉर्मेट है जिसमें वो सीक्वेंसेस आपको मिल जाएंगे इस तरीके से, GCTCCC, कुछ इस तरीके से आपको न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मिल जाएंगे, ओके, फास्टा फॉर्मेट में। फिर आप क्या करोगे, इसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद अब आपके पास एप्स का भी जीनोमिक सीक्वेंस है और ह्यूमंस का भी जीनोमिक सीक्वेंस है। तो अब आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे ब्लास्ट, एक ऑनलाइन सर्वर होता है, ऑनलाइन टूल होता है, दैट इज बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ओके, तो ब्लास्ट का काम होता है, जो जीनोमिक डीएनए आपके पास अवेलेबल है आप उसको अपलोड करोगे ब्लास्ट में, वो क्या करेगा, अलाइन करेगा। ब्लास्ट विल अलाइन द सीक्वेंसेस। ओके, और ये कैसे अलाइन करता है, पेयर वाइज करता है कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया मान लो एप्स का सीक्वेंस, ये हो गया एप्स का सीक्वेंस, और उसी के जस्ट पैरेलल में वो अलाइन करेगा ह्यूमन के सीक्वेंस को। दोनों को पैरेलली क्या करेगा, अलाइन कर देगा, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। अलाइन करने के बाद ये सर्च करना शुरू करता है कि कहाँ कहाँ पर ये सिमिलर है दोनों के सीक्वेंसेस और कहाँ कहाँ पर डिसिमिलर है। तो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दोनों के जो सीक्वेंसेस है वो 90% से ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं, है ना, तो ज़्यादातर आपको ये दोनों के सीक्वेंस कैसे मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे। और जहाँ पर डिसिमिलैरिटी होगी वो अलग कलर से आपको यहाँ पर ये दिखा देगा, ओके, राइट। और सिमिलैरिटी को वो परसेंटेज के फॉर्म में भी दिखाता है कि कितना परसेंट दोनों का सीक्वेंस सिमिलर है, 97 है या 99 है या 95 है, इस तरीके से वो सिमिलैरिटी दिखाता है। तो ये तो मैंने दो स्पीसीज का एग्जांपल लिया, आप इसके साथ और भी स्पीसीज को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे एप्स हो गया, ह्यूमन हो गया, गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, फिर आप रैट को डाल दो, ठीक है, और दूसरे मैमल्स को आप यहाँ पर डालकर स्टडी कर सकते हो। तो जितना जिसके बीच में सिमिलैरिटी होगा उसके बेसिस पर ये आपको कुछ इस तरीके का फाइलोजेनेटिक ट्री बनाकर देगा। ह्यूमन हो गया, चिंपैंजी हो गया, ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके का बनाकर देगा, रैट इधर आ गया। मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, जो जितना ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करेंगे वो उतना ही एक दूसरे के क्लोज फाइलोजेनेटिक ट्री में प्लेस कर दिए जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन दोनों में से किसी भी सीक्वेंस को यूज करके फाइलोजेनेटिक ट्री क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो न्यूक्लियोटाइड कब यूज करते हैं, प्रोटीन कब यूज करते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, बस थोड़ा सा आप सब्र रखिए।
Okay, so here we compare the sequence from different organism through computer programs such as FASTA and BLAST and identify the homology between different species. I hope कि आपको अब ये definition clear हो गया होगा. Okay, so the difference in the nucleotide or amino acid sequence represent the evolutionary distance between two species. है ना. अब ये भी चीज़ आपको clear हो गई होगी कि न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है उसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा या अगर डिफरेंस नहीं होगा, जितना ज़्यादा सिमिलर होगा, उसके बेसिस पर वो क्या करेगा, इवोल्यूशनरी डिस्टेंस बताएगा दो स्पीसीज के बीच में. ओके, सो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विल शो फ्यूअर डिफरेंस इन द सीक्वेंस. अगर दो नो स्पीसीज जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, अगर वो दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होंगे तो उन दोनों के सीक्वेंस के बीच में बहुत कम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. और आप अगर आपको अगर बहुत लार्ज डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज. ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती चली जा रही होंगी. ओके, तो धीरे धीरे लेक्चर में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा और इंटरेस्टिंग होगा. ओके, अब एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमको समझने के बाद हम समझ चुके हैं, तो अब हम एक मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी का क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, जहां से आपको सारी इमेजेस आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए. ओके, सो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ जीन्स और प्रोटीन्स बाय एनालाइजिंग द म्यूटेशन एट वेरियस पोजिशंस इन देयर सीक्वेंस. तो इसका मतलब बहुत ध्यान से समझो. यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स और प्रोटीन्स. देखो, मैंने आपको पहले भी इवोल्यूशन के लेक्चर में बताया है कि जो म्यूटेशन होता है या जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो एक्चुअली जीन लेवल पर होते हैं. राइट, जीन लेवल पर होते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स में म्यूटेशंस होती हैं. कभी भी आप ऐसा नहीं बोलेंगे किसी के सामने कि प्रोटीन में भी म्यूटेशन होता है. प्रोटीन में म्यूटेशन डायरेक्टली कभी नहीं होता. क्यों, इसको बहुत ध्यान से समझो. देखो, जीन क्या होता है, डीएनए को रिप्रेजेंट कर, डीएनए होता है एक तरीके से शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना. उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है कुछ. राइट, तो आपको पता है कि ये तीन तीन न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन को रिप्रेजेंट करते हैं और एक कोडोन एक अमीनो एसिड को बनाता है. ये आपको चीज़ें पता है. राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. अब ये देखो कि म्यूटेशन कहाँ हो रहा है. मान लो म्यूटेशन हो गया इस जगह पर और इस जगह पर, समझ रहे हो इस चीज़ को. तो पहले जब GCT था तो ये कोई और अमीनो एसिड कोड कर रहा था. राइट, बट यहाँ पर मान लो T की जगह आ गया A और यहाँ पर A की जगह आ गया C. तो अब पहले ये कुछ और अमीनो एसिड इनकोड कर रहा था, अब ये इस अमीनो एसिड को इनकोड नहीं करेगा बल्कि इसकी जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड इनकोड करेगा. और ये वाला जो है वो इसको एनकोड नहीं करेगा, कुछ और अमीनो एसिड इनकोड करेगा. तो देखो, म्यूटेशन कहाँ हुआ था, म्यूटेशन हुआ था जीन लेवल पर, और चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे प्रोटीन लेवल पर. प्रोटीन लेवल पर कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा. यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं हुआ कि इस अमीनो एसिड की जगह कोई और अमीनो एसिड अपने आप इनकॉर्पोरेट हो गया, ऐसा नहीं होता. अमीनो एसिड कौन डिसाइड करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसेस. तो अगर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो ट्रांसलेट होंगे अमीनो एसिड के सीक्वेंस पे भी. समझ रहे हो इस चीज़ को. तो जो म्यूटेशन होता है, तो अब आप बोल सकते हो, जब आप ब्रॉड लेवल पे बात करते हो, जो बहुत मॉलिकुलर लेवल पर बात करते हो, तो आप हमेशा बोलोगे कि म्यूटेशन जीन लेवल पर होता है. राइट, ओके. बट आप जब थोड़े ब्रॉड लेवल पर बात करते हो तो आप बोलते हो कि जो म्यूटेशंस होते हैं वो जीन और प्रोटीन्स के लेवल पर होते हैं. ओके, तो क्योंकि जीन पे जब म्यूटेशन होगा तो प्रोटीन में एक्सप्रेशन में डिफरेंस आएगा. जिस तरीके का प्रोटीन अलग हो जाएगा तो उस तरीके से अपीयरेंस भी अलग हो जाएगा. कैसे, समझो. मान लो कि आपकी आई कलर जो है, आई कलर के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है. मान लो ये जीन पहले जो था, मान लो ये जीन जो था पहले, कुछ उसका सीक्वेंस कुछ और हो, कुछ जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो कुछ होगा. आई कलर के जीन का ओरिजिनल सीक्वेंस तो कुछ ना कुछ होगा. ओके, मान लो इस सीक्वेंस में क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया. इस सीक्वेंस में क्या हुआ,
म्यूटेशन हो गया, कुछ ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके का होगा, मान लो ठीक है। इस सीक्वेंस में क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन होने से पहले जो आई का कलर था वो ब्लैक था, राइट। जब म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन हुआ जब, तो यहाँ पर मान लो म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ कि अब ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था या प्रोटीन का जो अपीयर जो अरेंजमेंट था, उस प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया, राइट। म्यूटेशन होने से पहले कलर कैसा था, आई का ब्लैक था। जब जीन में कुछ म्यूटेशन हुआ उसकी वजह से प्रोटीन भी चेंज हो गया, प्रोटीन चेंज हो गया तो अब जो आई का कलर है वो रेड कलर का हो गया। अब आई का कलर रेड हो गया क्यों, क्योंकि जीन में म्यूटेशन हुआ था। तो आपके अपीयरेंस में भी चेंजेस आने लग गए। वैसे ही आप बॉडी के शेप को लेकर समझ सकते हैं, हाइट को लेकर समझ सकते हैं। तो म्यूटेशन कहाँ हो रहा है, जीन लेवल पर, लेकिन दिख कहाँ रहा है, फिजियोलॉजी में। समझ रहे हो। तो म्यूटेशन जब आपसे पूछता है कोई, तो आप हमेशा ये बोलोगे कि म्यूटेशन होते हैं जीन लेवल पर, जिसकी वजह से हमारे अपीयरेंस में चेंज आते हैं। ओके, समझ रहे हो। तो अब पढ़ो इसको, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ जीन्स। इसीलिए हम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की को कंपेयर करते हैं, प्रोटीन के सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं, क्योंकि वहीं पर चेंजेस आ रहे हैं। ओके, उसकी वजह से हमारे अपीयरेंस में चेंज आ रहा है और हम इवॉल्व हो रहे हैं। इवॉल्व कौन हो रहा है, एक्चुअली इवॉल्व हो रहे हैं जीन्स और प्रोटीन्स, इसकी वजह से हम इवॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो एक्चुअल इवोल्यूशन यहाँ पर होता है। तो हम क्या करते हैं, एनालाइज द म्यूटेशंस एट वेरियस पोजीशन। तो हम अब देखते हैं कि दो जो स्पीसीज है उनके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं उनमें कहाँ कहाँ पर म्यूटेशंस आए हैं। ओके, और जब हम ये एनालाइज करते हैं तो उसके बेसिस पर हम क्या बोल देते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं दैट दे आर वेदर दे आर इवोल्यूशनरी रिलेटेड और नॉट। वो जो जीन दो हमने दो स्पीसीज के कंपेयर किए हैं, तो वो क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है। तो वो एक दूसरे के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशन दिखाते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में। ओके, अब यहां पर देखो क्वेश्चन ये आता है, जैसे मैंने पहले भी आपसे बोला था कि आपको कंपैरिजन जब आपको करना है, जब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जाननी है दो स्पीसीज के बीच में, तो आप न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को यूज करोगे या प्रोटीन के सीक्वेंस को यूज करोगे, है ना। तो विच मार्कर इज बेस्ट फॉर स्टडिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑल्सो ऑन द पर्पज ऑफ द स्टडी, राइट। तो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को यूज़ करना है कि प्रोटीन के सीक्वेंस को यूज़ करना है, राइट। तो हम एक एक करके समझेंगे कि कब आपको न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को यूज़ करना है और कब आपको प्रोटीन के सीक्वेंस को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि द न्यूक्लिक एसिड इवॉल्व मोर रैपिडली देन द प्रोटीन्स। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे न्यूक्लिक एसिड ज़्यादा जल्दी ज़्यादा रैपिड इवॉल्व करता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन। तो समझो यहाँ पर ध्यान से कि देखो, जैसे मान लो आपको पता है ना कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि मान लो ल्यूसीन हो गया। ल्यूसीन जो होता है 6 कोडोन से एनकोड किया जा सकता है ना। तो जस्ट फॉर एग्जांपल 6 में से अभी हमको 6 एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट इस तरीके से कुछ होगा, CCA CCG, है ना, UUC UUG UUC UUU, ओके, ए, ओके। तो शायद ऐसे ही कुछ है, बट हाँ इतना कंफर्म है कि जो ल्यूसीन है वो 6 कोडोन से एनकोड करता है। ओके, तो अब देखो आप 6 कोडोन्स में से कोई सा भी कोडोन ल्यूसीन को बना सकता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझो कि मान लो एक ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, AGCCAGCCACGGAC, ये मान लो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझो आप कि ये देखो, ये जो CCA है ये अलग अलग बना रहे होंगे आप। ओके, ये अलग अलग एक एक अमीनो एसिड बना रहे होंगे, ये एक अमीनो एसिड बना रहा होगा, ये एक अमीनो एसिड बना रहा होगा। ये CCA क्या बना रहा होगा, ल्यूसीन बना रहा होगा। फिर CGG कोई और अमीनो एसिड बना रहा होगा। समझ रहे हो। अब मान लो कि यहाँ पर कोई म्यूटेशन हो गया,
इस ए की जगह पर मान लो कुछ और आ गया, जैसे कि मान लो इस ए की जगह पर आ गया फिर जी म्यूटेशन में। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, सी सी जी। बट देखो, सी सी ए जब था तब भी ये लूसीन बना रहा था, सी सी जी है तब भी ये क्या बना रहा है, लूसीन बना रहा है। तो देखो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में तो चेंज आया, लेकिन अमीनो एसिड सेम रहा। अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी ल्यूसीन था और बाद में भी ल्यूसीन है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है ना। और ये पॉसिबल कैसे हो पाता है, ड्यू टू द डीजनरेसी ऑफ कोडोन्स। समझ रहे हो इसको क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे कोडोन्स मिलकर एक ही, मिलकर नहीं सॉरी, इंडिपेंडेंटली एक ही कोडोन्स को एनकोड करते हैं, या तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है डीजनरेसी ऑफ कोडोन्स। ये मैंने ट्रांसलेशन में भी समझाया था, डीजनरेसी ऑफ कोडोन्स, तो वहां पर जाकर आप उसको समझ सकते हो। ओके राइट, तो यहाँ पर मैं जल्दी से बता देता हूँ आसान लैंग्वेज में कि डीजनरेसी का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मान लो एक ताला है आपके घर में। ओके, या आपके घर की तिजोरी का ताला है, सेफ का ताला है। राइट, पहले क्या था कि इसकी जो चाबी थी, पहले जो इसकी चाबी थी वो सिर्फ आपके फादर के पास थी। राइट, सिर्फ आपके पिताश्री इस ताले को खोल सकते थे। तो ये क्या था, एक सीक्रेट था। क्या था ये, सीक्रेट था। अब क्या हुआ कि आपके पापा ने सोचा कि चलो इस चाबी को आपकी मम्मी को भी दे देते हैं। अब आपकी मम्मी के पास भी इसकी एक डुप्लीकेट चाबी है, तो मतलब अब आपकी मम्मी भी इस ताले को खोल सकती हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके फादर भी इस ताले को खोल सकते हैं और आपकी मदर भी इस ताले को खोल सकती है। तो ये जो सीक्रेट था ये एक तरीके से डिकोड हो गया, या बोल सकते हो डीजनरेट हो गया। पहले ये डिकोड नहीं था, ये पहले कोडेड था, अब ये क्या हो गया, डिकोड हो गया। दो लोग इसको खोल सकते हैं, समझ रहे हो। फिर फिर आप पहले छोटे थे बचपन में तो आपको चाबी नहीं दी गई थी। अब आप क्या हुए, थोड़े बड़े हो गए, यंग हो गए, है ना, समझदार हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो आपके मम्मी पापा ने सोचा चलो आपको भी एक चाबी अब दे ही दी जाए, आप अब तिजोरी को संभालने के लायक हो चुके हो। ओके, तो आपको भी एक चाबी दे दी गई। अब इस ये थोड़ा और डिकोड हो गया, थोड़ा और डीजनरेट हो गया। अब तीन लोग इस ताले को खोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डीजनरेसी, जब डी कोडिंग हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर सी सी ए भी लूसिन को खोल सकता है, सी सी जी भी लूसिन को खोल सकता है, यू यू सी भी खोल सकता है, यू यू जी भी खोल सकता है। समझ रहे हो, तो इसको बोला जाता है डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। इसी के वजह से कई सारे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड रैपिडली इवॉल्व देन द प्रोटीन्स, है ना। न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस में चेंजेस आते रहे जल्दी जल्दी, बट जरूरी नहीं ये है कि प्रोटीन के सीक्वेंस में भी चेंजेस आए। दैट्स वाई वी यूज न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस टू कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्री, है ना। दो, मान लो कोई दो स्पीसीज है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। अगर इनमें थोड़ा बहुत न्यूक्लियोटाइड में चेंज है, थोड़ा बहुत न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से हो सकता है इनके प्रोटीन में चेंज ना आए, आप समझ गए होंगे आप। बट न्यूक्लियोटाइड में तो चेंज है, तो हम किसको यूज करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को, सीक्वेंस को। क्यों, क्योंकि वो अच्छे से बताएगा कि हाँ यहाँ यहाँ पर चेंजेस है। हो सकता है प्रोटीन के जब सीक्वेंस को कंपेयर करें तो वहाँ पे चेंजेस ना दिखे ड्यू टू द डीजनरेसी ऑफ कोडोन्स, राइट। तो इसीलिए फाइलोजेनेटिक ट्री जब आपको बनाना होता है तो आप न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को ही कंसिडर करते हो, बिकॉज यू कैन क्रिएट अ फाइलोजेनेटिक ट्री बाय यूजिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, राइट, बिकॉज दे इवॉल्व मोर रैपिडली फॉर स्टडिंग वेरी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ऐसे दो स्पीसीज के बारे में मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी स्टडी करनी हो जो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, तो आप न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को ही कंसिडर करोगे। क्यों, क्योंकि दो स्पीसीज मान लो, जैसे कि मान लो हम ह्यूमंस की और एप्स की ही बात करते हैं, तो ये दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। ओके, है ना। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होने की वजह से क्या होगा कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उनमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हो जो कॉमन हो। ऑब्वियसली कॉमन होंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्लोजली इनसे रिलेटेड हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन्स तो बिल्कुल कंजर्व्ड होंगे दोनों ही स्पीसीज में। ओके, कॉमन होंगे। तो जब आप प्रोटीन के सीक्वेंस के बेसिस पे कंपैरिजन करोगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, ऐसा पॉसिबल है। बट जब आप न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी डिफरेंस आपको इन दोनों में दिख जाएगा।
ओके तो जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को आप जब कंपैरिजन करना होता है तो आप न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को ही कंसिडर करते हो। प्रोवाइड्स मोर फाइलोजेनेटिक इन्फॉर्मेशन देन द प्रोटीन सीक्वेंस। प्रोटीन सीक्वेंस उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि प्रोटीन्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड रहते हैं, जल्दी चेंजेस नहीं होते उनमें। ओके जल्दी इवॉल्व नहीं होते, है ना, क्योंकि हो सकता है न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस चेंज तो हो रहा हो बट प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज ना हो रहा हो। वो मैंने आपको बता दिया उसका कंसेप्ट क्या हो सकता है। इसलिए न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। म्यूटेशंस दैट रिजल्ट सिनोनिमस चेंजेस अल्टर द डीएनए सीक्वेंस नॉट प्रोटीन सीक्वेंस। ये आपको पता है कि कुछ ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो डीएनए के सीक्वेंस को तो अल्टर कर देंगे लेकिन प्रोटीन के सीक्वेंस को अल्टर नहीं करते, है ना। क्यों, मैं आपको बता दिया, डिजनरेसी ऑफ कोडन की वजह से। कुछ साइलेंट म्यूटेशंस भी होते हैं, है ना, तो वो हम म्यूटेशन में कभी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं प्रोटीन पर। तो टू अंडरस्टैंड द फाइलोजेनिटी फाइलोजेनी एट डीपेस्ट लेवल, जब आपको बहुत डीप लेवल पर जाकर फाइलोजेनी स्टडी करनी हो तब आप प्रोटीन के सीक्वेंस को कंसिडर करोगे। डीप लेवल का मतलब जैसे कि मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है यूकैरियोट्स में और बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया किसको बिलोंग करता है, प्रोकैरियोट्स को, है ना। तो यहाँ पर जब आपको कंपैरिजन करना हो तो आप प्रोटीन के इंफॉर्मेशन, प्रोटीन के सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हो क्योंकि यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया में तो कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस होता है प्रोटीन्स में। ओके तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस इवोल्यूशन में किस टाइम पर यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया अलग हो गए थे, राइट। तो यहाँ पर आप न्यूक्लिक एसिड का ना भी करें और प्रोटीन का अगर करें तो आपको अच्छे से फाइलोजेनेटिक ट्री आप क्रिएट कर सकते हैं और वो प्रोटीन का सीक्वेंस यूज़ करने के बाद बावजूद वो अच्छा माना जाएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर जाकर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर रहे हो और ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है ना। ये दे आर डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया। तो आप वहाँ पर प्रोटीन का सीक्वेंस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमको मिलता है कि जब आपको क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना हो तो आप न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को यूज़ करोगे और जब डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में करना हो तो आप प्रोटीन को यूज़ कर सकते हो क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा कंजर्व्ड होते हैं। ओके अगर प्रोटीन चेंज होने लग गया इसका मतलब स्पीसीज अलग, बिल्कुल अलग हो जाएगी, है ना। और समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ये उसके बाद एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया के बीच में कंपैरिजन करना है, कंजर्व प्रोटीन सीक्वेंस मेक मोर सेंस देन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एज दे आर मोर कंजर्व ड्यू टू डिजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो डिजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड में चेंजेस आ रहे हैं बट प्रोटीन में नहीं आ रहे, इसीलिए दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में प्रोटीन्स बहुत सारे कंजर्व्ड रहते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए बहुत ज़्यादा ये दो स्पीसीज सिमिलैरिटी शो करते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो स्पीसीज के आई कलर का जो प्रोटीन है वो एक जैसा होगा तो उनकी आंखें एक जैसी होंगी, बॉडी हाइट का जो प्रोटीन होगा तो एक जैसा होगा तो उनकी बॉडी हाइट एक जैसी होगी, बॉडी फिजियोलॉजी जो शेप का अगर प्रोटीन एक जैसा होगा तो बॉडी शेप एक जैसी होगी। जैसे एप्स और ह्यूमंस की अगर आप बात कर लें, क्योंकि इनमें दोनों में प्रोटीन्स बहुत सारे कंजर्व प्रोटीन्स हैं, समझ रहे हो। ओके बट अगर आप किसी एनिमल किंगडम के किसी अदर एनिमल को कंपेयर करो, जैसे कैट को कंपेयर करो ह्यूमन से, तो देखो यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है ना, क्योंकि दोनों के बिल्कुल प्रोटीन्स अलग अलग हैं, समझ रहे हो। तो आप दो प्रोटीन्स क्या होते हैं, अगर प्रोटीन्स अलग अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब स्पीसीज तो अलग ही होगी और वो बहुत एक दूसरे से डिस्टेंटली रिलेटेड होगी, राइट। तो कंजर्व प्रोटीन सीक्वेंस मेक मोर सेंस। अगर कंजर्व प्रोटीन दो स्पीसीज में बहुत सारी है इसका मतलब वो दोनों स्पीसीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा बिलोंग करती है, राइट। इसके बाद देखो प्रोटीन सीक्वेंस कैन रिमेन सेम वाइल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैन वेरी। ये तो आपको समझ में आ चुका है। तो ये सारे कंसेप्चुअल थिंग्स हैं और ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तब आप कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो कंसेप्ट बेस्ड हो। ओके जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था ल्यूसीन का, तो देखो ल्यूसीन को कोड करने वाले 6 कोडॉन्स हैं, कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर क्लियरली देख लेते हैं। यू यू ए, यू यू जी, सी यू यू,
CUC, CUA और CUG। तो ये 6 कोडॉन्स एक्चुअली ल्यूसीन को कोड कर सकते हैं। तो इसमें से देखो यहाँ पर ए की जगह जी भी आ गया तब भी ल्यूसीन ही बनाएगा। यहाँ थर्ड पोजीशन पर यू की जगह सी आ जाए, चाहे ए आ जाए, चाहे जी आ जाए, वो बनाएगा ल्यूसीन ही। ओके, चलो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। अभी डीबीटी का एक एग्जाम हुआ था 14 अगस्त को। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन से पोजीशन पर म्यूटेशन होगा तो ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। जेनेटिक कोड के कौन से पोजीशन पर अगर म्यूटेशन होता है तो ज़्यादा चेंजेस मिलता है। तो देखो UUA और UUG, यहाँ पर देखो अगर ए की जगह जी आ गया तब भी वो क्या बना रहा है, ल्यूसिन बना रहा है। जैसे CUU, CUC, CUA, CUG, अगर यू की जगह सी आ गया, चाहे यू की जगह ए आ गया, चाहे जी आ गया, थर्ड पोजीशन पर अगर चेंज आ रहा है तो उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि हो सकता है सेम अमीनो एसिड बन जाए। बट फर्स्ट पोजीशन पर या सेकंड पोजीशन पर कोई चेंज आ रहा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग चेंज आ रहा है, दूसरा ही अमीनो एसिड बन जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन ऑफ जेनेटिक कोड में म्यूटेशन होने की वजह से बिल्कुल दूसरा अमीनो एसिड बन सकता है। बट थर्ड पोजीशन पर अगर ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें कंसेप्चुअल थिंग्स है, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। चलो अब हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री किस तरीके से दिखाई देता है और इसमें जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट की। तो ये जो रूट होता है वो रिप्रेजेंट करता है एंसेस्टर को। ओके, ये जो टिप्स है वो रिप्रेजेंट करती है स्पीसीज को। तो ये स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी। ओके, यहाँ पर इसका मतलब ये कि तीनों ही स्पीसीज एक ही रूट से निकल कर आ रही हैं। इसका मतलब ये तीनों एक ही एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं। ओके, फिर यहाँ पर कुछ ब्रांच पॉइंट्स होते हैं जो कि इंटरनल नोड आप कह सकते हो इनको। ये ब्रांच पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ से डी ब्रांचिंग होती है, एक तरीके से ब्रांचिंग होती है, सॉरी ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग का मतलब स्पीसिएशन, यहाँ से स्पीसिएशन हो रहा है, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज बन रहे हैं। अब ये स्पीसिएशन कैसे होता है इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियो आ चुकी है, चैनल पर अवेलेबल है, इवोल्यूशन की लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर भी आप उस वीडियो पर डायरेक्टली जाके देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर स्पीसिएशन होता है। ओके, इसके बाद ये जो टिप्स है मैंने आपको बता दी क्या होती है, ये एक्सटर्नल नोट्स होती है। अगर मान लो एग्जाम में आपको अ, ये अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि ये क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है, आपको फिल करने के लिए आता है तो आपको पता होना चाहिए। टिप्स को एक्सटर्नल नोड बोलते हैं और ये जो ब्रांच पॉइंट होते हैं उनको इंटरनल नोड्स बोलते हैं। इसको रूट बोलते हैं जो एंसेस्टर को बिलोंग करती है और ये टिप्स स्पीसीज को बिलोंग करती है। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ब्रांच, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। ये सब क्या है, ब्रांचेस हैं, राइट। और ये क्या है, ब्रांच लेंथ। तो जो ब्रांच लेंथ होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इवोल्यूशन को समझने में। कैसे? तो जब दो ब्रांच अगर सेम होगी किसी स्पीसीज की, ब्रांच की लेंथ अगर सेम होगी दो स्पीसीज की, तो इसका मतलब बोथ दीज स्पीसीज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। उनके सीक्वेंस काफी ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से और ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ओके, राइट, दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं। बट अगर दोनों की ब्रांच लेंथ अलग अलग लेंथ की होगी, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिसिमिलर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीसीज ए और स्पीसीज बी के बीच में दोनों का ब्रांच लेंथ अलग है। इसका मतलब ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिसिमिलर है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। ओके, ऐसा क्यों? ये दोनों देखो यहाँ से अलग तो एक ही जगह पर हुए थे, बट क्योंकि इसमें इवोल्यूशन जल्दी जल्दी, इसमें चेंजेस जल्दी जल्दी आए तो वो जल्दी आगे बढ़ गया। म्यूटेशन जल्दी जल्दी आए, तेजी से म्यूटेशन हुए तो इवोल्यूशन में आगे निकल गया। और स्पीसीज बी में स्लो म्यूटेशन हुए मान लो, तो ये थोड़ा पीछे है। तो अब ये स्पीसीज में जल्दी जल्दी म्यूटेशन हुए तो अब ये बिल्कुल इससे अलग हो चुका है, राइट। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री की। तो फाइलोजेनेटिक ट्री मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रूटेड ट्री और एक होता है अनरूटेड ट्री। ओके, तो रूटेड ट्री में हम देख पाते हैं रूट को। अगर रूट दिख रहा है, रूट प्रेजेंट है, तो वो रूटेड ट्री कहलाता है। और अगर रूट नहीं प्रेजेंट, रूट का अता पता नहीं है, तो वो कहलाता है अनरूटेड ट्री। ओके, राइट। तो रूटेड ट्री में आप एंसेस्टर का आसानी से पता कर सकते हो। एंसेस्टर इज नोन इन द रूटेड ट्री, while in unrooted tree there is unknown information about the ancestor। ancestor का पता नहीं होता, ancestor का पता नहीं होता, unknown, ancestor is unknown in unrooted tree।
यहाँ पर ये स्पीसीज ए बी सी डी बिलोंग एक दूसरे को करती हैं, बट इनके कॉमन एंसेस्टर का पता नहीं है। उसका एग्जांपल है द कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी आर अननोन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो फाइलोजेनेटिक ट्री क्रिएट करते हैं वो रूटेड होती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द पॉसिबल नंबर ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज इफ द नंबर ऑफ टैक्सा इज गिवन। अगर आपको नंबर ऑफ टैक्सा गिवन है, नंबर ऑफ टैक्सा का मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज, अगर वो गिवन है तो आप कितने टाइप के फाइलोजेनेटिक ट्री आप बना सकते हो। तो अगर पूछे कि कितने टाइप के रूटेड ट्री बना सकते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर ये आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप के अनरूटेड ट्री बना सकते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, राइट। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पूछा गया था CSIR दिसंबर 2019 में, कि द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ अनरूटेड एंड रूटेड ट्रीज। नंबर ऑफ रूटेड और अनरूटेड ट्रीज यहाँ पर दिखा रखे हैं व्हेन द नंबर ऑफ टैक्सा आर 3 एंड 4। जब टैक्सा का नंबर जो 3 और 4 था तो नंबर ऑफ रूटेड और अनरूटेड ट्री पता है हमको, बट जब टैक्सा नंबर ऑफ टैक्सा इज 5 तो अनरूटेड ट्री तो 15 होंगे, बट रूटेड ट्री कितने बनेंगे ये क्वेश्चन है, राइट। कितने टाइप के रूटेड ट्री बनेंगे अगर नंबर ऑफ टैक्सा इज 5। तो बहुत आसान है, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ। रूटेड ट्री रूटेड रूटेड ट्री के लिए फॉर्मूला क्या है, तो देखो रूटेड ट्री का फॉर्मूला था 2n-3 डिवाइडेड बाय 2n-2 n-2 आयोटा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n इजिकल्स टू 5 है ना। नंबर ऑफ टैक्सा क्या है यहाँ पर 5। n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टैक्सा को। तो आप यहाँ पर n की जगह वैल्यू पुट कर दोगे 2 इंटू 5 माइनस 3। ओके, उसके बाद 2 5 माइनस 2 n 5 माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 2 इजकल्स टू 10, 10 माइनस 3। ओके, और 2 की पावर 3 इंटू 3 ब्रैकेट में, राइट। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, तो ओपन हो जाएगा आपका इस तरीके से 8 इंटू 3। तो इसको आप ओपन कर लीजिए। इसको हम जब तक ओपन करते हैं तब तक की ये वैल्यू हमको ना मिल जाए। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3। ये इससे कट जाएगा। 4 इंटू 2 इजकल्स टू 8, 2 इंटू 3 इजकल्स टू 6। तो आप इसको जब इंटू करके सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 105। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से आप रूटेड और अनरूटेड ट्री को कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ टैक्सा गिवन है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम थे और पहली बार ये वीडियो देख रहे थे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री की, जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद 3 डिफरेंट मेथड्स: डिस्टेंस बेस्ड मेथड, पार्सिमोनी मेथड एंड मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।